पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन जहां जहां मैं देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन इकराम, अक्सर ऐसा होता है कि हम माजूर लोगों को देखकर पीछे हट जाते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन कुछ रोशन ज़मीर लोग होते हैं जो आगे बढ़कर इन लोगों का हाथ थामते हैं। इंसानी खिदमत किसी मज़हब या बाउंड्री या नस्ल की मोहताज नहीं होती, ये महज एक दर्द दिल मांगती है। और आज के हमारे शो में जो बाज़मीर लोग मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बदली, लेकिन साथ साथ हमारे मुआशरे में उन लोगों की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं जो इसके हकदार हैं। मैं ये समझता हूँ ये एक नोबल काज जॉब है। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, इनका जितनी इज़्ज़त की जाए उतनी ही कम है। तो आइए नाज़रीन, बिला तातुर चलते हैं, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मेरे राइट पर मौजूद हैं कुकी, जो कि दारुल सुकून में PRO मौजूद है, साथ साथ ये टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं और इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये एक होस्ट भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी है। तो कुकी, मैं आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एंड देन हमारी आज की जो दूसरी गेस्ट हैं सिस्टर फजीलत इनायत हैं, जो कि दारुल सुकून में जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं चाहूँगा कि इनको भी हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया शाह साहब हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सिस्टर। एंड देन मेरी आज की जो तीसरी गेस्ट हैं सिस्टर शकीला मौजूद हैं। ये भी दारुल सुकून में मौजूद होती हैं और इनकी भी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। जब हम इनसे बात करेंगे तो यकीनन आपको भी मालूम होगा कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। सिस्टर शकीला, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेलकम। एंड देन हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है और मैं चाहूँगा शकीला इनका पूरा नाम आप बताइएगा, और ये भी आज हमारे इस शो का हिस्सा हैं। जी, इनका नाम है मुर्तज़म। मुंतज़म। जी। तो मुंतज़म भी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और साथ मैं समझता हूँ मेरी मैचिंग की हुई है किसी हद तक इन्होंने। ठीक है। तो एंड देन हमारे आज के जो पांचवे हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारी इस शो का हिस्सा होते हैं। हमारे इस शो का खूबसूरती है सैयद काशिफ अली, जो कि मशहूर मारूफ सिंगर हैं, और साथ साथ मैं चाहूँगा अपने शो का हम आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से, और मैं काशिफ को ही कहूँगा कि वो हमद बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, और अगर वो कुछ मज़ीद कहना भी चाहें तो जब तक जो है वो कुछ अर्ज़ करें। और हमारे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ोकस करें हमारे सैयद काशिफ अली को। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ स्किल्ड लोगों को अपने सामने लेकर आते हैं, उनकी जो तजर्बात होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को हम बुलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, बल्कि अपनी के साथ साथ हमारे मुआशरे के उन लोगों की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं जिनको उनका हक होता है, माजूर होते हैं, स्पेशल होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाज़मीर रोशन ख्याल लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम लोगों को अल्लाह मौका देता है कि वो किसी की खिदमत करते हैं, आगे आते हैं। तो अब मैं चलता हूँ काशिफ की तरफ। जी काशिफ। माशाल्लाह आज इतने प्यारे गेस्ट आए हैं जी, तो इनकी बातें सुनेंगे आज बैठ के, और मैं कुछ लिखूंगा इनके लिए एक गाना। क्या बात है। अभी तो अभी स्टार्ट एक हमसे लेते हैं। जी बिल्कुल। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा 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 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ। एंड देन हम चलते हैं कुकी की तरफ। कुकी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, दारुल सुकून के बारे में बताइएगा कि आप कब से इस इदारे के साथ हैं,
आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो मैं चाहूँगा स्टार्ट में थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मैं एक दिन की थी जब सिस्टर रूथ, मेरा नाम कुकी है। जी। मैं एक दिन की थी जब सिस्टर गातूत ने, सिस्टर रूथ ने मुझे लाए। अभी मैं 37 इयर्स की हूँ। जब मैं 3 साल की थी तब मैंने स्पेशल एजुकेशन किया है। जब मैं 7 साल की थी तो मैं हॉलैंड गई थी, जहाँ पर हमारी सिस्टर गातूत आती है। फिर जब मैं 8 साल की थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, जहाँ पर मेरे 5 ऑपरेशन हुए। तो कभी ऑपरेशन के बाद वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान जाए और अपने शहर कराची जाए। और जब मैं वापस आई तो सिस्टर रूथ ने मुझे क्लास तक स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस यस। और एडमिशन का मसला था। फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैंने प्राइमरी स्कूल ख़त्म किया है। फिर सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला कराया। क्या बात है। वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस और एडमिशन का मसला था। फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और 2007 में मैंने मैट्रिक ख़त्म किया है। फिर 2007 से लेकर 2020 तक मैं इन्हीं बच्चों के लिए टीचर बनी हमारे दाऊद स्कूल में। फिर 23 जुलाई से लेकर आज तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ, हेड ऑफ रिसेप्शन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मेरा जॉब है कि मैं लोगों को दाऊद स्कूल के बारे में बताऊं। बहुत अच्छा आपने डिटेल में बताया। एक दिन की थी जब ये जी। दारुल सुकून में सिस्टर रूथ ने जो है आपको जो है वो एक तरीके से समझो कि अडॉप्ट किया और आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत अहम रोल किया। जी। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया में गई और आपके ऑपरेशंस हुए और आप ये देखें कि उसके बाद भी ये पाकिस्तान आई और उन्होंने अपनी तालीम भी हासिल की और आज पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर हैं दारुल सुकून के अंदर, जहाँ पर वो दारुल सुकून की बारे में बताती हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे लोगों को जो है यहाँ पर एडमिट किया जाता है, बताया जाता है और कैसे इसको रन किया जाता है। मज़ीद बातचीत हम करेंगे, आगे बढ़ाते हैं बात को। सिस्टर फजीलत इनायत की तरफ चलते हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने बारे में और इदारे के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जैसे कि आप हमारे वो ड्रेस से ही देख सकते कि वी आर नन सिस्टर्स। जी जी। और हम अपनी जो लाइफ है वो दूसरों की खिदमत के लिए पेश कर देते हैं। हम ये रंग, नस्ल, मजहब को नहीं देखते। क्या हैं। बात है, क्या तो बात है। जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में ना ट्रांसफ़र होता रहता है। मतलब किसी भी फील्ड में हमें जाना है जहाँ पे, तो हम फ्लो करते हैं। तो अभी मुझे मौका मिला तकरीबन 2022 से कि मैं दारुल स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दूँ। तो मैं सीनियर सिटीज़न में थी, जहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जहाँ पे उनकी औलादें छोड़ के जाती हैं। जी। वहाँ पे 4 साल खिदमत करने के बाद अब मुझे मौका मिला कि मैं ऐसी बच्चियों की क्या कहते हैं कि आबियारी कर सकूं। वो माँ का प्यार जो अपने बच्चियाँ नहीं पा सकती हैं उनको वो दूं और मुआशरे की क्या कहते हैं कि फाल शहरी बना सकूं। और जिस तरह कि वो हमारी कौम की मेहमान हैं, कल को वो मुआशरे में वाइफ बनेंगी, टीचरें बनेंगी या लीडर, तो वो लीडर बनाना कि खुदा ने मुझे मौका दिया है ताकि मैं उन बच्चों की खिदमत कर सकूं। और सिस्टर मैं यकीन करें कि ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये मौका देता है कि वो दूसरों की ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करें। तो आप पहले सीनियर सिटीज़न की ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा कर रही थी और फिर आपको रोटेट किया जाता है, मुख्तलिफ शोबों में भेजा जाता है ताकि आप मज़ीद जो है अपने काम में निखार पैदा कर सकें। आजकल आप जो हमारी वो लड़कियां, यंग लड़कियां जो जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला या किसी हादसा की वजह से जो है वो आपके इंस्टीट्यूट में आ जाती है, तो आजकल आप उनकी देखभाल कर रही हैं। तो उससे पहले भी आप क्या कर रही थी 2020 से पहले? जैसे कि 2020 से मैं सांगड़ में थी, तो स्कूल में थी। अच्छा। और वहाँ पे फिर स्कूल में प्रिंसिपल थी। 2 साल स्कूल में खिदमत करने के बाद फिर हमारा मैटर्निटी हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, सेंट पीटा के नाम से। तो फिर वहाँ पे मैं अपनी खिदमत दे रही थी मैटर्निटी होम में। बहुत अच्छी बात है, मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे और चलते हैं सिस्टर शकीला की तरफ। तो मैं चाहूँगा आप भी अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं इदारे के अंदर, तो वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच। 1997 में मैंने इस जमात को ज्वाइन किया था और एज आ कैंडिडेट
जो लड़कियां आती हैं बनने के लिए, तो उस वक्त हमारी सिस्टर थी, सिस्टर अल्फीडा डिसूजा। तो हम एज आ ज्वाइन करने वाली जो लड़कियां देखने के लिए आती हैं, और उस वक्त हम देखते हैं कि आया कि हमें इस लाइफ को समझना है और उसके मुताबिक जो भी चीज़ें देख के तो हम फिर ज्वाइन करती हैं और अपने ख्वाहिश का इजहार करती हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि जब मैं अदारे में मुझे सिस्टर लेकर आई, तो उस वक्त मैं कैंडिडेट थी, तो मैंने जब इन बच्चों को देखा तो काफ़ी मैं इनको देख के रोई, और फिर मैंने खुदा से सवाल किया कि खुदाया इनमें और हम में क्या फ़र्क है, तूने इनको क्यों ऐसा बनाया। तो हमें डेली इवनिंग के टाइम ना सिस्टर अल्फीडा जो थी ना हमें लेके जाती थी, और हम एज आ उस वक्त सिस्टर नहीं बनी थी, तो एज आ खिदमात हम उनके साथ अपनी सर अंजाम देते थे। उसके बाद फिर मैं 2000 में नवी शेट हाउस में गई, और फिर एज आ वाइट साड़ी मुझे मिली थी, तो उसमें भी मेरा पास्टर वर्क लगा था दारुल सुकून में। तो बहुत यंग थी, तो मैं इस काम को मैंने दिल से कबूल किया, और मैंने देखा कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। कभी कोई आता है टाइम टू टाइम, दे कम एंड सी, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे डोंट कम। तो मैं, हमारी मदर मटिल्डा थी और सिस्टर गर्टूड जिसने ये अदारा बनाया, उस वक्त वो बहुत बीमार थी, सीरियस थी, और मदर मटिल्डा जो हमारे बिशप सिमियन की बहन थी वो थी इंचार्ज, और सिस्टर रूथ थी वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी मुझे हर चीज़ से रोशनास किया और मेरी सपोर्ट की, क्योंकि एज अ यंग सिस्टर मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी लगता था। तो गाए बगाए वो मेरी मदद करती रही, और सिस्टर रूथ भी उस वक्त कुकी बहुत छोटी थी। तो ये सिस्टर रूथ थी, तो वो मुझे अपने साथ साथ रखती थी, कहीं पे भी प्रोग्राम होता था वो मुझे अपने साथ लेके जाती थी। और सिस्टर मदर मटिल्डा जो थी वो भी मुझे हर काम में मुझे आगे आगे रखती थी अपने साथ। तो फिर ये जो मेरा दिल के अंदर इनका बच्चों का जज्बा था, तो वो ज़्यादा और मजबूत होता गया। और फिर मुझे ये भी सिस्टर ने कहा कि आपको जब ये साड़ी मिलेगी ना, तो फिर आपको हम इधर ही बुलाएंगे, आप में ये काम करने का हौसला है। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में इतनी जल्दी अपना हौसले का वो ख्वाहिश नहीं जाहिर करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी खुदा की तरफ से होता है। और उसके बाद फिर ये कि मैं सिस्टर बनी, और फिर मैं दूसरे, जैसे सिस्टर फजीलत ने बताया कि हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है, मतलब हर पेशे में हमने जाना है। जैसे टीचिंग की फील्ड है हमारी, नर्सिंग की है, और फिर ये हमारा पास्टर वर्क है, हमारा अदारे हैं, उनमें भी हम आते रहते हैं टाइम टू टाइम। कहीं पर हम 3 साल, कहीं पे हम 5 साल, कहीं पे 4 साल, ऐसे हमारी खिदमात पोस्टिंग होती रहती है, ट्रांसफ़र होती है, फिर हम जाते हैं। तो उस वक्त भी मुझे मौका मिला, और फिर उसके बाद फिर एक दफ़ा मुझे मौका मिला दारुल सुकून में काम करने का। और इस वक्त फिर खुदा की ये शायद तो मर्ज़ी थी कि मैं इन बच्चों के साथ काम करूं, तो मेरी अभी इनके साथ खिदमत है। और मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जी, गुरसिज़म के बारे में मुझे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसके पैदा होने से 3 माह पहले इनके जो पेरेंट्स थे वो इनका नाम दारुल सुकून में लिखा के गए थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता चल गया था कि उनका उनका जो आने वाला बेबी है वो कैसा होगा। तो फिर जब ये पैदा हुआ है तो 1 घंटे के अंदर इनके जो वालिद साहब थे वो इधर छोड़ने के लिए आए। इनकी वालदा को नहीं पता था इनके बारे में कि उनका बेबी कैसा पैदा हुआ है। तो जो इनके वालिद साहब थे वो इनको लेकर आए अदारे में। तो जब वो शाम के रात के टाइम लेकर आए तो अदारा हमारा, क्योंकि ऑफिस टाइम जो होते हैं वो बंद हो गए थे, तो उन्होंने फिर हमने उनको बताया कि आप सुबह के टाइम आए। तो अर्ली सुबह वो आए हैं और इसको यहाँ पर एडमिशन करवा के और वो चले गए। और ये भी था कि काफ़ी 6 माह के बाद आए, लेकिन वो थोड़ी सी अदारे को जो भी इसके लिए था वो दे के, और दूर से इसको देख के इसके करीब भी नहीं आए, और दूर से देख के तो चले गए इसको। बहुत अफसोस की बात होती है। बहरहाल नाजरीन, मैं ये कहूँगा कि देखें, हमारी ज़बान अलग हो सकती है, हमारा मज़हब अलग हो सकता है, हमारा फ़िरका अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक रिश्ता जो मैं कहता हूँ कि वो हमारा सबका मुश्तरका है, वो है इंसानियत का रिश्ता है। और इंसानियत का रिश्ता जो है वो मुकद्दम होता है, सबसे आला होता है। तो हमेशा हमें जो है कोशिश करनी चाहिए इन तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर, तमाम फ़िरकों से बालातर होकर, तमाम कहते हैं ना बॉर्डर से बालातर होकर हमें इंसानियत के रिश्तों को जो है वो आगे रखना चाहिए। और आज आप देखें
कि जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं और छोड़ के चले जाते हैं और देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और उन बच्चों की जो लोग खिदमत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, यानी अपनी औलाद से ज़्यादा उसकी देखभाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काबिल फ़ख्र लोग हैं। और यकीनन इसका अजर हम तो क्या, सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, और यकीनन इनका अजर अल्लाह ज़रूर इनको देगा। और यकीन जानिए कि जो सुकून इंसान को जो मिलता है ना, इसका इदारे का नाम ही जो है दारुल सुकून जो है वो रखा इसलिए गया है कि आप जब लोगों की खिदमत करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, तो फिर आपको जो सुकून मिलता है ना, वो आपको दौलत से नहीं मिल सकता कभी भी। और मैं एक चीज़ और भी चाहूँगा कि नंबर अनाउंस करना चाहूँगा कि अगर हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो वो हमारे इस नंबर पे हमें कॉल करके हमारे जो मेहमान हैं इनसे बात भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई स्टोरी हो, ऐसी कोई कहानी हो तो आप शेयर करना चाहते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा नंबर है। हमारे इस शो में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं यकीनन चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को फोकियत देनी चाहिए। आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, कहते हैं ना कि भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदारों का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो इंसानियत को, रिश्ते को अगर फोकियत देता है, अहमियत देता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी दुनिया भी अच्छी है और उसकी आखिरत भी अच्छी है। तो हमेशा हमें जो है इंसानियत को जो है वो फोकियत देनी चाहिए और हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो सिस्टर, मैं चाहूँगा कि इसको आप अगर मुझे दे दें तो मैं अपनी गोद में बिठाकर इसको जो है प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। थैंक यू भैया, आप तो मेरी मैचिंग करके आए हैं। क्या ख्याल है? मैंने कहा था कि आपको, क्योंकि आप पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, और अगर कोई लोग आपके पास आना चाहते हैं और सीनियर सिटीज़न, जैसे कि लोग अक्सर बताया जाता है कि वो छोड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, इसी तरीके से बुजुर्गों को छोड़ कर जाते हैं, तो आप किस तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती, थोड़ा काइंडली मुझे बताइएगा। वेल, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ और मैं दारुल सुकून के बारे में बताती हूँ। जो लोग आते, जो लोग विजिट करते, यहाँ पर भी आके मैं बोलती हूँ। और दारुल सुकून के बारे में बताऊँ जी। दारुल सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुई और इस साल 57 ईयर्स हुए हमारे दारुल सुकून के। 57 ईयर्स। सिस्टर गर्ट्रूड ने और सिस्टर रूथ ने दोनों ने मिलकर शुरू किया है। सिस्टर गर्ट्रूड एक्चुअली आई सिस्टर बनने, जैसे सिस्टर मैंने आपको बताया, सिस्टर फजलत ने सिस्टर वो तो आए ताकि वो सिस्टर बने, मगर सिस्टर बनते बनते उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ऐसा क्यों ना घर खोले दारुल सुकून, जहाँ पे बच्चों को रिजेक्ट करते सोसाइटी, बच्चों को नहीं मानते, बच्चों से मोहब्बत। उन्होंने दारुल सुकून का दरवाजा खुले हाथ खोले और अपने हाथ खोले ताकि दारुल सुकून के अंदर बच्चों को लाए, दारुल सुकून के अंदर सीनियर सिटीजन्स को लाए। तो इन्होंने दोनों सिस्टर रूथ ने दोनों ने मिलकर ये घर खोले। हमारे बहुत से ब्रांचेस भी है, 2 ब्रांचेस है हमारे लेमन्स होम जी, जिधर गर्ल्स है जो जैसे सिस्टर ने बताया, जी, जी। और सीनियर सिटीजन्स है जैसे सिस्टर ने बताया। फिर हमारा एक घर राशिदाबाद में, वहाँ सिंध में, जहाँ पर भी बच्चे भी है, एल्डर्स भी है, सीनियर सिटीजन्स भी है। टंडोलियार के पास जो है ना, राशिदाबाद। टंडोलियार जी, दारुल जी। सुकून, यही मैं बात बताती हूँ कि आप आए, दारुल सुकून को विजिट करें, बच्चों को प्यार करें, बच्चों के साथ दोस्तियाँ करें, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, इंक्लूड दिस चिल्ड्रन, यही मैसेज। जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए, विजिट करें, प्रोग्राम्स करें, हैं? और सोहेल भाई भी हमारे बहुत अच्छे हैं जो इतने प्रोग्राम्स करते हैं। सोहेल भाई ने बोला आज यहाँ आना है यही आप लोगों मेरी ने। ड्यूटी है दिन रात। देखें, आप नो डाउट जो खिदमत कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आवाम को जो है ना वो पता चलना चाहिए ना, तो इसीलिए आज आप प्रोग्राम का हिस्सा, ताकि हमारे मुआशरे में जो हम लोगों के लिए जो हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले और लोगों में एक अवेयरनेस जाए, एक पॉजिटिविटी जाए
कि देखें इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, तो हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ना कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी हमने ख्याल रखना है। हमारी सिस्टर्स नो डाउट है, बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते। जैसे सिस्टर गातूत ने, सिस्टर रूथ ने हमें प्यार किया, मोहब्बत किया, वैसे हमारी सिस्टर खातवीन, सिस्टर फजीला, बहुत सारी सिस्टर्स, बहुत सारे लोग हमको वही प्यार करते। और अपने भी बच्चे होंगे ऐसे घर पे, तो आप लोग अपने घर पे भी खिदमत करें, फूल्स भेजे, उनके साथ टाइम गुजारे। आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि अपने बच्चों के साथ आप जो है उनको पढ़ाएं। घर पे ऐसे बच्चे हो। जी जी बिल्कुल, और खास तौर पे उनको टाइम दें। असल में आजकल लोग जी आजकल बोलते, आजकल के मसरूफियात में तो बहुत मुश्किल है टाइम, मगर कोशिश करें अपने ऐसे बच्चों को, अगर आप लोगों के घर में उनको टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारे, उनके साथ खेले, बातें करें। बिल्कुल। अच्छा, आप ब्यूटिशियन भी हैं, मैंने मुझे ये भी पता चला कि आप ब्यूटिशियन भी हैं। नहीं, अच्छा फैशन डिजाइनर तो है ना आप? नहीं, आप कपड़े बड़े अच्छे बनाती, मुझे तो पता चला। फैशन डिजाइनर भी नहीं हो। नहीं, मुझे तो पता चला आपके कपड़े सिलेक्शन आपकी बड़ी अच्छी होती है, और आप होस्टिंग बड़ी अच्छी करती हैं, स्पीच बड़ी अच्छी करती हैं, मैंने आपको सुना हुआ भी है। वो हमारी एक आंटी है, आंटी रानी है, वो देती है जो भी प्रोग्राम होते हैं वो देती है, खुशी ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो। चल अच्छी बात है। और फिर वो मेरा मैचिंग भी हो जाती है फिर। क्या बात है। अच्छा सिस्टर फजीलत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी ब्रांचेज़ हैं और कितने लोग हैं आपके जहाँ पे, इस वक्त कितनी बच्चियाँ आपके पास हैं, और किस तरीके से आप उनको जो है ट्रीट करती हैं, और आपकी मैं बाद में आऊँगा फिर फंडिंग के बारे में पूछूँगा कि लोग अगर डोनेट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जहाँ पर अभी इस वक्त 3 ब्रांचेज हैं। 3 ब्रांचेज कराची में, एक कश्मीर रोड पर है, एक कश्मीर रोड पे हेड ऑफिस, फिर सीनियर सिटीजन नुमाइश पे है, फिर मुस्लिमाबाद में लेमन्स होम जहाँ पे ऑर्फनेज डिस्प्लेस गर्ल्स हैं, तो एक जो ब्रांच है हमारी राशिदाबाद आउट ऑफ सिटी है। और जो सीनियर सिटीजन में तकरीबन 120 अफराद हैं, 120 मेल और फीमेल, उसमें एक्टिव भी हैं, कुछ है कि बेड बाउंड हैं, और वहाँ पे हमारे पास अपना सेटअप है, ICU है, जहाँ पे जब बुजुर्ग बीमार होते हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं तो वहाँ पे उनको रखा जाता है। इस तरह से फिर जो लेमन में जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, वहाँ पे 57 बच्चियाँ हैं। 57 बच्चे जी, हैं। तो वो उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, किसी का माँ नहीं है तो बाप नहीं है, अगर दोनों ही है तो सेपरेशन हो गई है। आजकल शादियाँ आपको पता है कि बहुत कम अरसा चलती हैं, तो फिर बच्चियाँ, खासकर बच्चियों के लिए ज़्यादा मसला होता है, जिस तरह कि आजकल हम देखते हैं किस तरह का दौर चल रहा है, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं हमारी, तो बच्चियों को अकोमोडेट करते हैं, फिर वो स्कूल जाती हैं। जस्ट ऑपोजिट हमारे होम के रोड क्रॉस करके क्राइस्ट किंग हमारा स्कूल है, हमारी अपनी सिस्टर्स का ही है, वहाँ पे वो जाती हैं। मैं तो कहूँगा बल्कि आप सिर्फ टेक केयर ही नहीं करती, बल्कि उनकी ज़िंदगी को बदलने में भी अहम रोल अदा करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, हुनर सिखाते हैं आप लोग, और जो वो करना चाहें, जो चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर भी आप लोग जो है बच्चियों को आगे लेके जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, हुनर भी सिखाते हैं, तो यकीनन आगे चल के उनकी ज़िंदगी बदलती हैं और वो फिर अपने पैरों पे खड़ी भी हो जाती हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, क्योंकि वो कल की लीडर हैं। कल भी मैं शाम में उनको मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, तो फिर उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती है। मैं कहती जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, इसका मतलब है वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द लीडर। कल को आपने मुआशरे में जाना है और यहाँ से आप कुछ बन के निकलेंगी तो आगे आप अपनी नस्लों को भी संवार सकेंगी, तो दे आर फ्यूचर लीडर ऑफ आस ना। जी जी, और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे जो नाजरीन उनको भी कहता हूँ कि आप जो भी उम्र हो आपकी, आप कुछ करने की जुस्तजू रखें, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ सीखने की, क्योंकि देखें सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन जो दारुल सुकून जो इदारा है, वहाँ सिर्फ लोग सीनियर्स को नहीं, बच्चों को नहीं, बल्कि अपनी जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे, उसके लिए भी एक महफूज जगह दारुल सुकून है, जहाँ पर आप छोड़ के जाते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी को बदलने में, एक तो होता है ना कि आपने वहाँ पर ओल्ड एज
हाउस है, वहाँ छोड़ दिया, वहाँ खाना दिया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दारुल सुकून जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। मज़ीद डिटेल आपसे पूछेंगे, तो हम चलते हैं सिस्टर शकीला की तरफ। और आप बच्चों को ख़ास तौर पे देख रही हैं आजकल ना, जी, तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और क्या तादाद है और कितनी एज के बच्चे हैं? ख़ास तौर पे क्या पैदाइशी बच्चे भी लोग, जैसे कि आपने जी, बताया कि जी, छोड़ के जी, चले छोड़ गए के चले जाते थे, हैं। थोड़ा तो बच्चों के बारे में बताइए। जी, मोर देन 350 से ज़्यादा हमारे पास बच्चे हैं। 350 से ज़्यादा जी, आपके पास बच्चे हैं, अच्छा। और एडमिशन आते रहते हैं, इसलिए हमारा राशिदाबाद का जो अदारा है वो काफ़ी बड़ा है। फिर कुछ बच्चों को वहाँ पर भी शिफ्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी हमारे पास 80 के करीब हमारे पास लड़कियाँ हैं जो कि सेकंड फ्लोर पे हैं, और उनको सब को रखा गया है। और उसके अलावा जो लड़के हैं वो 100 के करीब है, और छोटे बच्चे हैं, मिडिल एज के हैं, वो उन सबको मतलब एज के हिसाब से कुछ ग्राउंड में है, कुछ थर्ड फ्लोर पे है, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे कितनी है। मंजिला बिल्डिंग है ये जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है ना वो 3 मंजिला है। 3 मंजिला? जी, 3 मंजिल है। और जो उस तरफ की है वो भी 3 ही है। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि हमने ज़रा बच्चों के लिए एजुकेशन, अभी सिस्टर जैसे बता रही थी, तो लड़कियों को भी हम एजुकेशन के हवाले से अभी पिछले साल ही सिस्टर ने 2 बच्चियों को पॉलर का काम सिखाया, फिर उनकी शादी कराई। जी, तो ये टाइम टू टाइम और गाय बगाए सिस्टर्स हम जो हैं वो बच्चों को एजुकेशन भी दे रही हैं, उनको टीचर्स बना रही हैं, उनको पॉलर का, और फिर कोई स्पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो भी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन हासिल करते रहते हैं। इधर हमारे दारुस्कूल में भी अली जो है वो भी बच्चा जो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है वेट लिफ्टिंग में। अच्छा, वेट लिफ्टिंग जी, में? वेट लिफ्टिंग में लाहौर गए थे तो उन्होंने ये पोजीशन हासिल करके आए। मतलब हम बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, उनको एजुकेशन का भी, अभी ऊपर जो 3rd मंजिल है ना नई बिल्डिंग, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन में बच्चों को सिखाया भी जाता है, उनको टैबलो सिखाए जाते हैं। फिर उसके अलावा उनको जो ना रोल मॉडल जैसे करते हैं ना, टैबलो वगैरह वो सिखाए जाते हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट में आगे बढ़ते हैं, मतलब खुदा ने हर किसी को अलग अलग गिफ्ट दिया है, तो वो फिर हम चेक करते कि ये आया कि बच्चा क्या खूबी है, क्या कर सकते क्या खूबी हैं, है और ये क्या कर सकता है, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। जी, कुछ गाने वाले हैं, अभी हमारी अनीला है वहाँ पर बच्ची बहुत अच्छी वो गाती है, और उसका बड़ी वो फेमस है, आती भी है प्रोग्राम में, सिंगर है जी, अर्निश भी है। चले हम भी बुलाएंगे। जी जी, तो बहुत अच्छे सिंगर है, वो गाते हैं। मतलब हम हर बच्चे को आगे स्टेप पे लेके जाते हैं, स्टॉप नहीं करते। हम उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो टैलेंट है लेकर आते हैं, और उनको मौका दिया जाता है। ऊपर सारी उनकी एजुकेशन के साथ ये सारा उनकी प्रैक्टिस होती है, इनको म्यूज़िक की क्लास दी जाती है, इनको प्ले का जो भी टैबलो वगैरह है वो उनकी क्लास दी जाती है। मतलब बच्चे आगे बढ़ते हैं, करते हैं, और पोजीशन होल्डर है, पोजीशन जी लेकर आते हैं। नहीं, आपके यहाँ जो तरबियत होती है, मैं समझता हूँ कि एक आम इदारे में भी ऐसी तरबियत नहीं होती जो दारुल सुकून के अंदर जो बच्चों को, बुजुर्गों को, लड़कियों को, सबकी तरबियत की जाती है। तो मैं चलता हूँ कुकी की तरफ। कुकी, ये जो आप PRO हैं जी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो एडमिशन होती है उसका प्रोसीजर क्या है? एडमिशन जो होती है या प्रोसेस वाले एडमिशन जो है सर भाई, हमारे फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ होता है। सैटरडे एवरी मंथ? फर्स्ट सैटरडे एवरी मंथ, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। अगर एडमिशन ऐसा तो नहीं होता है जैसे आओ और दाखिल कराओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि पहला हमारे वो पैनल बैठता है, डॉक्टर है, हमारा CEO, हमारा इंचार्ज है, डॉक्टर्स है, और ऑफिस वाले लोग हैं, हमारे टीम है। तो वो लोग पूछते हैं हाँ भाई आपका क्या मसला है, एडमिशन क्यों करना है, किस वजह है। तो ये लोग अपने मसला बताते, फिर वो जो डॉक्टर्स बैठते या जो लोग बैठते हमारे CEO, वो हमारे ऑफिस वाले सिस्टर, वो बोलते आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, अपने डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, ताकि आप वाकई में पता चले कि क्या मसला है, जेन्युइन मसला क्या। जी, अगर वो है तो है, फिर आप नंबर वगैरह लेते, अगर जगह है नहीं है क्या बात है, फिर ये लोग बोलते हाँ इस दिन पे आओ, हम लोग आपका एडमिशन करवाएंगे। ये तरीका कार आपका। तो ऐसी बात है। ठीक है, तो
फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जो है इनकी एडमिशन होती है और उसमें प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाते हैं सारे कि भाई अगर किसी को आप लेकर आ रहे हैं, एडमिट कराना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं सेंटर में, तो फिर आपको एक जेन्युइन रीज़न देना होता है कि जी इस वजह से ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने सिस्टर फजीलत बताया कि एक लड़की है तो वालिदा का इंतकाल हो चुका है, वालिद काम पे जा रहे होते हैं तो पीछे देखभाल वाला नहीं है, तो उस एक वजह हो सकती है। पेरेंट में सेपरेशन हो जाती है, अलग अलग शादियां हो जाती हैं, तो फिर बच्चियों का भी कोई नहीं होता, तो वो भी एक रीज़न होता है। और भी बहुत सारे रीज़न होंगे। आपकी तरफ मैं चाहूँगा इस वक्त जो है दारुल सुकून का जो है सरपरस्त कौन है और ये कौन से सन में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी? जैसे कि 57 ईयर्स तो आपने बताया, जी, जी। तो वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा। 1961 में इसकी 1961 1969 ओके। और इस वक्त सरपरस्त कौन है, क्या मतलब कोई? इस वक्त सरपरस्त सिस्टर जो हमारी प्रोविंशियल है वो प्रेसिडेंट हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और सिस्टर कैथरीन है वो भी दारुल स्कूल में होती है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो है ट्रेजरर है। और बाकी जो CEO सारे मतलब हमने हायर की क्योंकि हमें एक टीम वर्क चाहिए था इस दारुल स्कूल को लेकर रन करने के लिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर रिहैबिलिटेशन है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है सीनियर्स को भी और बच्चों वाले में दारुल स्कूल में भी। इस तरह से अगर मेरी कहीं खिदमत बने तो मैं हाजिर हूँ और हमारा पूरा शो हमारा नाज़रीन देख रहे हैं वो आना चाहिए। हम मॉर्निंग शो वहाँ पे करें जी। मॉर्निंग शो तो आप सोहेल भाई को बोला हमारे वी विल बी रेडी टू वेलकम यू। ओके, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। और मेरी खुशनसीबी होगी जैसा कि मैं कहता हूँ टू कम एंड विजिट आवर दारुल स्कूल, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं इंशाल्लाह। और मजीद यकीनन जरूर अपना टीम के साथ दारुल स्कूल विजिट बल्कि अच्छा है आपके तवाज़ुन से लोगों को ये इस तरफ आएंगे और उनको पता चलेगा। जी हमेशा देखिए हमारा जो मॉर्निंग स्पॉट जो है ना, इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि पॉजिटिविटी और जो भी हमारी मुआशरती मसाइल हैं उसके जो भी इश्यूज हैं उसकी अवेयरनेस जो है हम लेकर आते हैं ताकि लोगों को पता चलता है। जब मैं कहता हूँ कि लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो मैं कहता हूँ आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको अपनी सेहत के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में पता चलेगी। जैसे कि आज आप लोग दारुल सुकून से हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा कि किस तरह लोग जो हैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बच्चियों को इस सेंटर के हवाले करके जाते हैं और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से आप उनकी ज़िंदगी बदलते हैं। सिर्फ उनको खाना पीना ही नहीं देते हैं, उनको नहलाना धुलाना ही नहीं होता है, बल्कि उनको आप उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसमें विल पावर होती है, जो वो करना चाहते हैं, वो जो बनना चाहते हैं, उस हद तक उसको आप लेके जाते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने इनकरेज करते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलते हैं। और फिर साथ में जब भी कोई कंपटीशन होता है, कोई पार्टिसिपेशन होती है तो वो जाते हैं, बल्कि सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बल्कि विन कर भी आते हैं और नाम कमाते हैं। तो गाय बगाए आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, वो जिस शोबे में भी हैं तो हम भी उनको अपने इस शो में बुलाएंगे। मैं आपको आज ही कहता हूँ आप उनको भेजें। अगर कोई सिंगर है तो उसको हम लाइव यहाँ पर जो है सिंगिंग करवाएंगे तो लोग देखेंगे कि हमारे भी हैं जो स्केचेस वगैरह भी बना लेते हैं। जी बिल्कुल, जी मैंने देखा था उस दिन। तो उन लोगों को भी हम बुलाएंगे यहाँ पर ताकि लोगों को पता चले कि हमारे इन लोगों में भी कितना टैलेंट है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हमने लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो सिस्टर आप लोग जो काम कर रही हैं, मैं तो यकीन माने कि सलूट करता हूँ आप लोगों को कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, अक्सर हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप अपना टाइम जो है वो दूसरे के बच्चों को, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि नोबल कॉज जॉब है और यकीन जानिए कि इसका जो अजर है ना वो आपको ऊपर वाला ही दे सकता है। और यकीनन आपको जो सुकून मिलता होगा ना, तो मैं कहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर लेना आपको सुकून नहीं मिल सकता। अक्सर हम देखते हैं माशरे के अंदर लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं, उनकी सेहत ख़राब है, मेंटली तौर पर प्रॉब्लम है और वो बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो एक दिन आप दारुल सुकून का विजिट कीजिएगा। तो हो सकता है कि जो पैसों से आप सेहत खरीदना चाह रहे हो आपको नहीं मिल रही, लेकिन इस विजिट से शायद आपको आपकी सेहत मिल जाए। जी बहुत सारे लोग कहते भी हैं, आते हैं ना, वो कहते हैं हमें आकर इधर अच्छा फील होता है
और बल्कि वो अपना डे स्पेंड करते हैं हमारे साथ। और उनको अच्छा लगता है कि वो चीज़ें भी लेकर आते हैं, इनके लिए खाना लेकर आते हैं, और फिर इनके लिए इवन के बहुत सारी ऐसी फैमिली से वो अपने बच्चों की सालगिरह आकर हमारे साथ, जी हमारे साथ आके सेलिब्रेट बात करते है। हैं, और वो खुश होते हैं, कहते हैं कि हमने इनके साथ बच्चों को इनको देना है क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। अभी पिछले दिनों में भी एक टिकटॉकर है, वो आई थी, तो वो फील कर रही थी, कह रही थी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों के साथ अपना दो के देखिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी को वो हासिल करने के लिए आए, और उन्होंने दोपहर से शाम तक हमारे साथ रहे, बच्चों के लिए केक लेकर आए, बिस्किट लेकर आए, जो भी है इनके साथ उन्होंने शाम जो है ना अपनी स्पेंड की। तो दे फील हैप्पी बिकॉज दे नो विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन दे आर। तो वो कहते हैं कि हम आके इनके साथ अपना डे स्पेंड करें, अपनी वो जो खुशी है, रूहानी खुशी जिसको हम कहते हैं, जी बिल्कुल वो ऐसा ही हासिल है। करना चाहते हैं। दुनिया में तो बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन ये है Actually जो है ना, कि वो ये तो- जो खुशी है ना, ये कहीं से नहीं मिल सकती। वो दिल की खुशी खुदा आपको देता है, बिल्कुल ऐसा और ही है। इन बच्चों के साथ और ऐसे नेक काम करने से, ये भी एक नेकी का काम है। जरूर मैं भी विजिट करूंगा और कोशिश करेंगे हमें अपना कुछ टाइम मैं जो यहाँ पे है एक बात आज करना चाहती हूँ। जी 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 जैसे सिस्टर ने पहले बताया था कि यहाँ पे प्रोग्राम जो है होते हैं, कभी कभी मैं होस्ट भी बनती हूँ, जी कभी कभी मैं स्पीचेस भी देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और और मुझे आपको बहुत खुशी होगी कि आप और अपना टीम दाऊद सकून आके विजिट करें। जी जी बिल्कुल हम आएंगे, और एक हाँ, बार तो एक नहीं, बार लेके आना जी जी बिल्कुल मुतादिद बार आएंगे। और काशिफ की तरफ चलते हैं। काशिफ भाई। और काशिफ जो है माशाल्लाह इनकी बहुत काशिफ भाई खूबसूरत को भी आवाज लेके आना। है जी। काशिफ बल्कि अगर हम ब्रेक के बाद आ जाए जी ठीक है। तो नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, यकीनन आपको और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बहुत प्यारा गीत मैंने अभी लिखा है, और ये दारुल सुकून के लिए मैंने लिखा है, और कंपोजिशन बन गई है, और मैं ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पे म्यूज़िक बन जाए, तो मैं इनको गिफ्ट करूँगा ये सॉन्ग इंशाल्लाह। ये फूल हैं प्यार के, ये रंग बहार के, ये फूल हैं प्यार के, ये रंग बहार के, ये ख्वाब सारे हैं रोशन रब के इनाम के, हम सब का मान है, ये पाकिस्तान है, हम सब का मान है, ये पाकिस्तान है, ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है, ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है। दारुल सुकून के आंगन में मुस्कानें बिखरती है, नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें आँखों में संवरती है, हिम्मत के दीप है, उम्मीद के अरमान है, हिम्मत के ये दीप है, उम्मीद के अरमान है, ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है, ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है। आओ इनका साथ दे, आओ इनको प्यार दे, इनकी हर खुशी के लिए अपना सब कुर्बान
दे ये कल के रोशन तारे अपने मुल्क की पहचान है। ये कल के रोशन तारे अपने मुल्क की पहचान है। ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है। ये स्पेशल बच्चे अपनी अलग शान है। थैंक यू। बहुत अच्छा सॉन्ग कंपोज जबरदस्त। किया है। गॉड गिफ्टेड ना, देखिए। थैंक यू सो मच। खुदा थैंक यू फॉर दैट। काशिफ जो है जी, काशिफ की माशाल्लाह आवाज़ तो अल्लाह ने दी खूबसूरत, लेकिन एक और टैलेंट जो आपके सामने कि इन्होंने अभी कंपोज बैठे किया यहाँ पर बैठकर और हमारे प्रोग्राम को देखकर कंपोज किया। वाओ वेरी नाइस। और गॉड ब्लेस यू। और ये काशिफ talent ने है। ये भी कहा है कि ये सॉन्ग हम म्यूजिक के साथ आपको गिफ्ट करेंगे और फिर ये आपका दारुल सुकून का एक हिस्सा हो जाएगा। जी, जब भी आपको जी। प्रोग्राम करना हो आप ये म्यूजिक चला सकती हैं, सॉन्ग जी, चला जी। सकती हैं, ये आपके लिए होगा। मच सर। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है मॉर्निंग स्पॉट की तरफ से, काशिफ की तरफ से आपको गिफ्ट होगा। Thank you, thank you so much. नाज़रीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है जिंदगी, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। जैसा कि पाकिस्तान में दारुल सुकून एक ऐसा ही आलमी मयार का रोशन मीनार है जिसने दहाइयों से बेसहारा बच्चों, खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद और ओल्ड एज बुजुर्गों को न सिर्फ छत दी बल्कि इन्हें इज्जत, मोहब्बत और एक बेहतरीन ज़िंदगी दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये नोबल काज जॉब है, और ऐसे इदारे पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि कम होते हैं, और पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि ऐसा इदारा दारुल सुकून पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि ये एक समझो कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में एक शान है ये, और ख़ास तौर पे इस इदारे के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उन लोगों को भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बुलाएंगे, तो भी हम बुलाएंगे शो में, और उनसे भी पूछेंगे कि उनको कितना अच्छा लगता है जब वो लोगों को जो है निला रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, उनका ख्याल रख रहे होते हैं, तो उनको कितना सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुकून मिलता है, और सुकून जो है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता नाजरीन, ये सिर्फ आपके अच्छे इकदाम से, मस्बत सोच से मैं समझता हूँ कि आपको मिलता है। हम चलते हैं कुकी की तरफ, और कुकी की पूछते हैं कि कुकी, आप अपनी सालगिरह कैसे सेलिब्रेट करती, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। और आपकी सालगिरह में कोई ऐसी शख्सियत भी आई है जो आपको याद हो? जी वेल, मेरा सालगिरह जो है बहुत अच्छा बनाते, सिस्टर्स लोग बनाते, मेरे दोस्त लोग बनाते, मेरे ऑफिस टीम बनाते, और बर्थडे का पार्टीज ऐसे होते हैं कि सरप्राइज होते हैं, और जब मैं देखती हूँ वाओ सो नाइस सरप्राइज, क्या करें, नहीं कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, सही है सही है, और फिर जब देखेंगे सब एक सरप्राइज है, वाओ सो नाइस, तो मुझे खुशी होती है। तो एक साल बहुत साल पहले जब सिस्टर रूथ भी थी, तो बख्तावर ना, जी बख्तावर, जी बख्तावर, बख्तावर भुट्टो, बख्तावर भुट्टो ने भी उनके एक्चुअली एक साथ बर्थडे या आगे पीछे बर्थडे, तो मुझे वहाँ पे बुलाया है, मतलब उसका बर्थडे थी तो वहाँ पे किसी ने बोला था खुशी का भी बर्थडे, सोची बोल रही थी कि चलो यू कट केक विद मी, तो हमने दोनों ने केक मिल के काटे, वो बहुत साल पहले। वाओ दैट्स ग्रेट। और तो यकीनन बख्तावर भुट्टो अगर हमें सुन रही हैं जी, बताती हूँ कि बेनजीर जो है, हाँ बेनजीर शहीद वो भुट्टो, जब मैं छोटी थी, जी जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, तो वो आई थी विजिट पे, सब देखा, बहुत प्यार, मुझे अपने रोम में भी बताए। क्या बात और है। जब उसकी डेथ हुई तो पता नहीं ऐसे आंसू आए कि जो प्यार का शख्स या जो करीब जैसे होते हैं ना, जी, जी, वो बिल्कुल। चले गए। और सिस्टर रूथ की भी और सिस्टर गातुत की भी वही कहा, जब वो उनका भी डेथ हुई थी तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा जैसे मैं सुन हो गई थी, ये आपकी वो- मोहब्बत थी उनसे, क्या बोलते, उदास हो गई, उदास से भी बहुत ज्यादा है, रोना तो अभी भी आता है जब उनका जिक्र आता है, जी बिल्कुल रोना आता तो है। वो है ना, तो फिर ऐसे हो गई थी,
Sister Ruth Relevio, Sister Gertrude. Sister Gertrude gaat तो वो तो बीमार हो गई थी वैसे फिर 10 घंटे के बाद उसका डेथ हुई मगर सिस्टर रूथ का जैसे दुनिया में कोरोना था कोविड था जी तो वो आई थी तो मैंने बोला था सिस्टर रूथ आएगी हॉस्पिटल से अच्छा होएगा हम लोग से खैर करेंगे ये वो लेकिन जैसे ना शुक्र गुजारी करेंगे मगर जब मुझे मैंने चला। बोला था मैंने जाना है बोलते अगर आप जाओगे आपको भी करो आप बेहतर आप घर पे रहो तो फिर मैं घर पे रही और फिर मैं दुआ करती पता नहीं दुआ किया पता नहीं किया मगर जब वो हो गई ना फिनिश तो मेरा ऐसा हो गया कि ऐसा फोन भी नहीं इस्तेमाल कर सकती थी बात भी नहीं कर सकती थी ऐसा वो बेचैन जैसे हो गई थी मैं जैसा बिल्कुल। इतना दुख लग गया सब मगर लोग- फिर सबने बोला था कि ऐसे नहीं करो ऐसा परेशान नहीं होना है हम सब आपके साथ हैं सिस्टर कैथरीन है सिस्टर हमारे और दो सिस्टर्स जी, हैं जी। सीनियर सिस्टर्स है सिस्टर माकू है सिस्टर फजीला सिस्टर शकीला हमारी आंटियों ने हमारी जी। आंटी रानिया ने सब ने ऑफिस वाले ने बल्कि मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि आप परेशान नहीं होना हम हैं आपके साथ आपके रोने से कुछ भी नहीं होएगा बस आप बैठे दुआ करना जी बिल्कुल अच्छा तो कर फिर ऐसी तसल्ली मिली उन दिनों में कुकी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी जी तो मैं दूसरे कॉन्वेंट में थी तो फिर सिस्टर इसको भेजती थी हमारे पास फिर हाँ, मैं इसको वो- ध्यान लगा के रखती थी कभी इसके लिए पकोड़े बनाती थी कभी चना चाट तो फिर सिस्टर बोलती फिर- आजा मेरे साथ चने चाट खाओ आजा मेरे साथ फिर हम पकौड़े इसे उधर बुला क्योंकि बहुत हमारी ज्यादा sister डिप्रेशन में आ गई थी और जी बड़ी जी परेशान तो थी डिप्रेशन से निकालने के लिए आपने कुछ जी एक्टिविटीज की फिर हम हमारी- इसको उधर बुलाते थे मेरा दिन इस तरफ करने के लिए जी 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 थोड़ा तो ध्यान हटाने फिर के वो लिए हमारी जो सिस्टर कैथरीन है उसने भी बहुत ज्यादा तसल्ली दी वो माँ जैसे उनसे बोला था नहीं खुशी हम आपके साथ थे सिस्टर ने भी बोला था तो जैसा कि तो कुकी आई ने एम थैंकफुल टू ऑल द सिस्टर्स टू ऑल माय फ्रेंड्स उस टाइम आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है अगर साथ नहीं देते तो पता नहीं क्या होता जी बिल्कुल आप सही कह रही है कुकी ने जैसा कि बताया अभी भी कि याद आती है जी हर 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 महीने 20th को मैं जाती हूँ सिस्टर को फूल डाल के मैं आती हूँ जी अभी बिल्कुल भी याद आती है जी, मगर जी, फिर अभी भी याद आई- आती है अभी भी हम अब- आपके साथ हैं इंग्लिश जी, जी। में बोलते हैं कम ओवर इट उर्दू में बोलते हाँ। हैं क्या बोलते हैं Overcome आ जाते आई थे। कम ओवर इट डिप्रेशन से बाहर आना जी जी डिप्रेशन से बाहर आना ओवरकम मतलब नहीं, उसको वो मतलब कम ओवर ओवर करते उसके ऊपर ओवर आ जाते हैं हाँ? उसको कंट्रोल कर लेते हैं कंट्रोल आई कम ओवर इट अच्छा कुकी ने जैसा कि बताया कि इनकी जो बर्थडे थी एक दफा जो है वो बख्तावर भुट्टो ने जो है इनको बुलाया कि हो सकता है उनकी और इनकी बर्थडे एक साथ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थडे की डेट क्या है आपकी 23rd जनवरी 23 जनवरी। जी तो 23 जनवरी इनकी जो है बर्थडे होती है तो मे बी के बख्तावर भुट्टो की भी सेम हो तो इनको वहाँ बुलाया गया और इनका जो बर्थडे का केक था वो उनका आगे साथ काटा पीछे। और बहुत अच्छी बात है और ख़ास तौर पे इनको रोना आया वो दो वाक़यात इनकी ज़िंदगी में याद इनको हैं। एक सिस्टर रूथ का जो डेथ हुई थी उस पर और एक मोहतरमा वो- बेनज़ीर शहीद उस- भुट्टो की जो डेथ हुई थी क्योंकि जब वो दारुल सुकून आई थी जब ये 5 साल की थी तो एक- उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इनको अपनी गोद में बिठाया था तो वो वाक़या इनको आज भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी। वैसे तो हमें सबको अफसोस है इस बात का लेकिन इनको बहुत ज़्यादा रोना आया था और इनको याद आ रही थी कि वो मोहतरमा आई थी इनको गोद में बिठाया था वो यादें इनके साथ वाबस्ता हैं और नो डाउट के कुकी से सब मोहब्बत करते हैं हम भी प्यार करते हैं और सिस्टर कुकी के लिए रूथ दुआ गो हैं जी सिस्टर रूथ में मेरे माँ से माँ बनकर थी ना कैसे जी माँ बन के वो देना मदर यू जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम चलते हैं सिस्टर आज जो कुछ हूँ जी। all because of love of sister Gertrude, sister Ruth, sisters all around me and all my friends. जी जितनी भी around me. सिस्टर्स हैं इस वक्त भी वो कहती है कि मैं उन्हीं की बदौलत आज जिंदा हूँ और उन्हीं की बदौलत में आज जिस मकाम पर हूँ वो मकाम जो है वो इनकी कुलीग है इनके साथ हैं जो सपोर्ट करते हैं प्यार करते हैं और हकीकत में ये है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार करना चाहिए। तो मैं चलता हूँ सिस्टर फजीलत इनायत की तरफ। तो आप भी कोई ऐसा वाक़या बताइए मुझे कोई याद है आपको कि कोई ऐसा बच्चे को लेकर आया हो या किसी को पेरेंट्स को लेकर आया हो तो मैं चाहूँगा कि वो वाक़या भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें आप।
दारुल सुकून जो हमारे स्पेशल बच्चों का जो हेड ऑफिस कश्मीर रोड पे, जी। तो ऐसा हुआ कि शाम का वक्त था, थोड़ा जैसे अंधेरा था, थोड़ी जैसे सूरज डूब रहा था और सर्दी का सीज़न था। तो सिस्टर कैथरीन बाहर जा रही थी, तो जैसे गेट से बाहर निकले, गेट नंबर 2 पे, तो ना जैसे एक बैग सा पड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ हिल रही थी। तो सिस्टर ने कहा कि ये देखो कि क्या है इसमें, तो देखा तो उसमें बच्चा था, ओहो, बेबी अच्छा। बॉय ना। तो उसकी वो गर्दन थी, वो ठहरा नहीं सकता, पीछे की तरफ जाती है। तो फिर जब कैमरा चेक किया तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो उनके मतलब जो रख के गए हैं उनके फादर, तो उनको फिर पकड़ लिया चौकीदार ने, भाग के वो किस तरफ गया है ना कैमरे की। तो फिर पूछा तो कहने लगे कि ये हमारा बच्चा स्पेशल, तो हम इलाज नहीं इसका करवा सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर उनको कहा कि भाई आप इस तरह से नहीं छोड़ के, खुदा ना खास्ता कोई जानवर कोई जानवर कुत्ता खा कोई ले, कुछ नोच खा ले। ले और हमें ना पता चलता, तो फिर वो मतलब तो जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है जी। बिल्कुल। कोई तो- तरीका होता है। जी। फिर हम उसको लेके आए, फिर नाम भी उन्होंने नहीं बताया, फिर स्टाफ ने जैसे मुस्लिम का नाम रख दिया, तो उसका नाम फिर दाऊद रखा। तो अभी माशाल्लाह से अभी आप देखें, बच्चे को गर्दन में काफ़ी ठहराव आ गया और बड़ा एक्टिव बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है। अभी दाऊद कितने साल का है? अभी 4 साल का है 4 साल का, अच्छा। जी। 5 तो पैदाइशी छोड़ के चले गए थे उसको वो जी। लोग। तो और कोई वाकया इस तरह से फिर जब सीनियर सिटीजन में, तो वहाँ तो वाकयात होते ही रहते हैं, खासकर ज़ाहिर के औलादें छोड़ के जाती, तो ये बड़ा वो वहाँ पे जो दारुल स्कूल स्पेशल बच्चों का, वहाँ पे पेरेंट्स औलाद को छोड़ के जाते हैं, और यहाँ पे औलाद पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं सीनियर सिटीजन में। तो बहुत से वाकये मतलब दिल दहला आने वाले होते हैं कि कई दफ़ा दुख भी होता है कि वो वालिदैन जिन्होंने बच्चों को आज जो किसी मकाम पे पहुँचे, इन्हीं की तवस्सुत से पहुँचे हैं। तो जब पेरेंट्स में आखिर में तो माँ या बाप ही रह जाते हैं, तो एक को संभालना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे डेथ बेड पे थे, तो डेथ हो गई उनकी, तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो कह रहे कि बड़े भाई को फ़ोन करो, कि बड़ी बहन को फ़ोन करो, कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है। फिर चले हम आ रहे हैं, करते करते रात के 10 बज गए, तो डेड बॉडी हमारे पास आईसीयू में पड़ी हुई। तो फिर कहने लगे आप ऐसा करें ईदी में पहुंचा दें, हम वहाँ पे आ जाएंगे। चलो जी, हमने ईदी भी पहुंचा के आ गए, तो फिर भी नहीं आए। फिर भी नहीं आए। फिर बड़ी जाके तकरीबन रात के 2-1:30 बजे जाके फिर मुलाकात हुई। फिर जो भी हमारे पास रसीदें वगैरह थे, हमने कहा कि ये, या फिर कभी ये भी कह देते हैं कि आप ईदी साहब को कहें कि भाई इनको दफना दें, तो एक ऐसा भी ऐसा हुआ। मौके में होता है। सिस्टर खास तो भी मैं आते करने चाहती हूँ सिस्टर। जी जी। मैंने इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीने में मदर्स डे हुआ था ना, तो Mother's मुझे Day, जी। स्पीच बतानी थी, स्पीच बोलनी थी। तो मैंने जैसे सिस्टर बता रही है, मैंने बोला देख लो आप अपने वालिदैन या अपनी माँ को इधर चले, तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। आप आए अपने माँ को, अपने बाप को, या जो भी रिश्तेदार है, आप टाइम दे यहाँ पे। हाँ, हम संभालते, सिस्टर लोग संभालते, मगर आप भी आना, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, आप जरूर आना। आपने बहुत अच्छी बात की। ठीक है, अगर किसी वजूहत की बिना पर आपने अपने पेरेंट्स को आपने यहाँ पर जो है छोड़ दिया है दारुल सुकून में, लेकिन कम से कम आप उनको टाइम तो दें, आए मिले उनसे, ताकि उनको भी देखे एक रूहानी सुकून उनको भी मिलता है कि जी मेरे बच्चे हैं या जो भी आपका रिलेशनशिप है वो आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी संवरती है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जब सिस्टर शकीला की तरफ जाऊँगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसकी वजूहत क्या है और हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। तो मैं चलता हूँ सिस्टर की तरफ। सिस्टर, आप भी कोई ऐसा वाकया बताइएगा जी। हमारे मैं नाज़रीन को। 2012 में मैं ओल्ड होम में मैं भी इंचार्ज रही हूँ। उस वक्त नुमाइश पे हमारे 3 अदारे थे वहाँ जी, जी। पर। तो उसमें से एक अदारे में मैं थी, 2012 की बात है। तो वहाँ पर एक मेल था आदमी और एक फीमेल भी थी। तो जो मेल था वो घर में बड़ा था, तो उसने कहा मुझसे, अपनी सारी शेयरिंग करते थे। शाम में हम उनके साथ बैठते थे, उनको मैं कभी बाहर ले जाती थी चाय के लिए, मतलब थोड़ी आउटिंग करवाती थी। कभी हम घर में, हमारा लॉन था, मैं उन सबको बिठा के चाय पिलाती थी और समोसे वगैरह बाहर से मंगवाते थे। क्या बात है। तो उन्होंने मुझसे ये शेयरिंग की कि मैं, क्योंकि फैमिली में बड़ा था, मैंने सब बहन भाइयों की शादी की, उनको बड़ा किया और हर किसी को उनके घर में सेटल किया। और जब उसका वक्त आया तो उसको कोई भी नहीं, मतलब उसका साथ दे रहे थे, और उसने अपनी कमाई से उनको पाला और उनकी शादियां की
और सबको सेटल किया। कुछ तो बाहर चले गए, क्या बात कुछ पाकिस्तान में थे, लेकिन उन्होंने किसी ने इसको अपने पास नहीं रखा। तो वो ये हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो बेचारा सोच सोच के वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गया। ओह अच्छा। तो फिर उसको किसी ने हमारे इदारे का बताया, वो बेचारा फिर हमारे पास उसको यहाँ पर एडमिशन किया गया। और वो रात को फिर वो रोता था। फिर मैं उसको समझाती थी, देखिए आपने बहुत नेकी का काम किया है, खुदा आपको इसका सिला देगा, लेकिन आप अपनी जान को क्यों इतना दुख देते हैं, परेशान होते हैं ना। आप ऐसा नहीं करें, आपने नेकियां की है, उस नेकी का बदला तो खुदा आपको देगा, वो तो नहीं दे सकते। हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो इसकी वजह से दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। दुख ये था ना कि उसने अपनी जिंदगी, उसने शादी भी नहीं की और उसने अपने आप को मतलब अपने बहन भाइयों के लिए अपनी खिदमत के लिए उसने सर्व कर दिया। लेकिन उसको उस एज में जब आया तो उन्होंने अदारे में डाल दिया। और फिर उसका एक भाई था जो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें भेजता था, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए मेरा ख्याल है कि उसकी रूह की तसल्ली नहीं थी। तसल्ली तो ये जैसे कुकी कह रही है कि मिलने आना है, ये ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर, आपने आना है और उसको आके मिलना है। इसके साथ एक औरत थी वहाँ पर और वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने वो प्रोफेसर थी। अच्छा। और उसने अपने बच्चों को भी हर किसी को मतलब इस पोस्ट पे बना दिया था कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। और वो खड़े ही नहीं हुए, उनकी बहुत पोस्ट थी और वो इस वक्त पाकिस्तान में कोई डॉक्टर की पोस्ट पे था और कोई वकील था। इस तरीके से उसने अपने 3-4 बच्चे थे जिनको अच्छी पोस्ट पे पढ़ा लिखा है और अच्छी पोस्टों पे थे जी। और वो उसने भी, उसका शौहर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की। बच्चे मुझे बताती थी कि बच्चे मेरे छोटे थे और मैंने इनकी वजह से मैंने शादी नहीं की और मैंने इनको अपनी कमाई से मैंने इनको पाला और इस काबिल बनाया कि इनको अच्छी एजुकेशन दी, उनको अच्छा टैलेंट दिया। और आज कोई डॉक्टर है, कोई वकील है और एक पुलिस में थी उनकी बेटी, और वो इस वक्त बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बजाय कि अपनी माँ की खिदमत करते, वो उसको इधर छोड़ गए। और वो रोती थी, वो कहती थी कि मुझे मिलने भी नहीं आते। तो ये देखिए कि हमारी हुकूमत को भी, हुकूमत तो देखिए बहुत कुछ करती है इनके लिए, लेकिन हमारी अपनी औलाद के लिए ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए इन्हीं पेरेंट्स की वजह से हमें बरकत मिलती है। और अगर हम जब पेरेंट्स का ख्याल नहीं करते, अपने माँ बाप को वो हक नहीं देते, तो मेरा ख्याल है कि खुदा की तरफ से भी हमें वो बरकत और वो फजल नहीं मिलेगा जो कि हमें खुदा ने खुद वादा किया है कि मैं जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है मैं उसको दुनिया में उसकी ज़िंदगी और उसको बहुत सारी बरक़ात से माला माल करूँगा। तो ये मेरी नई नस्ल के लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनको वो इज़्ज़त दें जैसे वो आपको बचपन में पालते थे। जैसे एक औरत थी वहाँ पर, वो मुझे बताती थी कि हम बिस्तर गीला हो जाता था, हम खुद बिस्तर पे लेट जाते थे, लेकिन बच्चों के लिए कपड़ा डाल के उनको सूखी जगह पे। तो ये देखिए उनकी कुर्बानी है। तो हम क्या अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देते हैं, ये हमारे लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने पेरेंट्स को क्या देते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स का हक अदा हो ही नहीं सकता। आप उनके लिए चाहे मैं कहता हूँ कि आसमान से तारे तोड़ के भी ला देना माँ बाप के लिए, तब भी आप उनका हक अदा नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोगों की ये सोच होती है, जैसे आपने कहा कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, लेकिन आप ये देखें क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं होना है? जी बिल्कुल, उन पे भी तो ये वक्त आना है ना। आएगा जी बिल्कुल। तो फिर उनकी औलाद उनके साथ क्या करेगी? तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें और आप थोड़ा सा बैक फ्लैश में चले जाएं कि आप बूढ़े हो गए हैं और फिर आपकी औलाद आपके साथ क्या करेगी। तो यकीन करें कि जैसा आप पौधा लगाएंगे ना वैसा ही फल आपको मिलेगा ना। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छा पौधा लगाएं, कोई अच्छा बीज लगाएं जो एक तनावर दरख्त बने, लोगों को छांव दे, फ्रूट दे, फल दे। तो ऐसा आपको इकदाम करें। और अगर आपने कोई ऐसा इकदाम कर रही, जैसे कि हमारे सामने बिल्कुल एक हकीकत है कि लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं जिन्होंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया वो होता है। जब आपके पर ऐसा वक्त आएगा तो फिर आपको ये वक्त याद आएगा, लेकिन उस वक्त फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यादें होंगी, अफसोस होगा। तो कहते हैं ना कि अफसोस से बेहतर है कि आप वो इकदाम करें जो आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून दे सके। तो सुकून के लिए लोग तो
और कहते हैं पता नहीं स्विट्जरलैंड जाते हैं, जी। घूमने जाते हैं कि हमें सुकून चाहिए, हमें मतलब एक नेचर के करीब होने का मौका मिलता है, तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम तो कहते हैं पेरेंट्स तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी आपने वैसा ही ख्याल रखना जैसा आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। इनको देखें ना, ये कौन है, ये उनका कोई एक ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना, लेकिन आप से ज़्यादा उनका ख्याल ये रख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आप बदल रहे हैं, उनके मतलब सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, उनका रहन सहन ही नहीं है, बल्कि उनके लिए और बहुत कुछ ये कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। अच्छा, ये जो कुछ भी कर ले, लेकिन जो औलाद होती है जब तक वो खुद मिलने नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ वो सुकून और रूहानी सुकून उनको नहीं मिलता है, जैसा कि जी, वो आपने कहा। गैप होता है ना बीच में जी, बिल्कुल। क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है कि वो माँ बाप का जो गैप है ना, वो जब उनको मिल जाते हैं ना तो वो गैप पूरा हो जाता है। तो कि हम बहुत अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, बल्कि हमारे साथ वो बड़े खुश होते हैं और वो फिर खुद भी कहते हैं कि नहीं, आप हमारी बेटी हैं। मेरे 2 बेटियां थी, लेकिन आप मेरी बड़ी बेटी हैं। ऐसे भी बहुत रिमार्क हमें करते हैं कि आप हमारी बेटी हैं और इतना ख्याल आप रखते हैं, खुदा आपको और उनकी, बल्कि मैं समझती हूँ उनकी जो उनके बच्चों की दुआएं वो हमें मिल जाती हैं। क्या बात है, क्योंकि वो तो इससे महरूम हो गए। जी, बिल्कुल। तो वो दुआएं हमें मिल जाती हैं। जैसे भी देखिए, सिस्टर भी बता रही है, सिस्टर ने इतनी वहाँ पर सीनियर सिटीजन में काम किया और अभी भी मैं देखती हूँ, हम जब जाते हैं ना सिस्टर के पास, तो वो जो बूढ़ी औरतें ना काफ़ी वो सिस्टर के पास आती है, नहीं वो जो आपके अंदर हमें नज़र आता है ना, हालांकि वो दूसरी सिस्टर भी वहाँ पर खिदमत वैसे ही कर रही हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि इंट्रैक्शन हो जाती है कि वो आपके साथ अट्रैक्शन है, कि आपके साथ प्यार है, वो लगाव जो ना वो ख़त्म नहीं होता। तो ये है कि जब बच्चे नहीं देते ना, तो वो भी किसी न किसी में अपना प्यार ढूंढ ही लेते हैं और किसी न किसी को उस बच्चे की जगह पे पा लेते हैं कि ये हमारा वो बच्चा है जो जिसने हमें छोड़ा है, लेकिन हमें इसने कबूल किया है। तो सिस्टर के पास अभी भी आते हैं, जी बिल्कुल, तसल्ली लेने के लिए, प्यार लेने के लिए। तो माँ बाप है ना, बिल्कुल ऐसे ही, उनका तो हक अदा हो ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि आपको कितना रिलैक्स सुकून मिलता होगा, वो मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या हमारे हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए। मतलब लोग नाम तक नहीं बताते हैं, बल्कि अवीन जैसे अपने बच्चे को बाहर छोड़ के, भाई आपका एक इदारा है, आप आए, नाम लिखा है, उसको छोड़ जाएं। उससे पहले खुदा ना खासा उसको कोई कुत्ते बिल्लियाँ नोच लेते तो क्या होता, उसकी ज़िंदगी चली जाती। तो मैं चाहूँगा कि बताइएगा थोड़ा हमारे नाज़रीन को कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये मेरा ख्याल कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कि जब वो पेरेंट्स को पकड़ चौकीदार ने लेके आया तो कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इलाज नहीं करवा सकता। तो कुछ मेरा ख्याल वसाइल की कमी की वजह से, कुछ जो महंगाई है और कुछ शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों को। आई थिंक अवेयरनेस का मेन इशू है शायद। जी, तो अवेयरनेस देनी चाहिए, ये हुकूमतों को, हुकूमती लेवल पे भी होना चाहिए कि कुछ इस तरह के कुछ प्रोग्राम अरेंज किए जाएं और जिनके घर में ये स्पेशल बच्चे हैं तो वजीफ़े वगैरह उनके लिए मुकर्रर कर दिए जाएं, बुज़ुर्गों के लिए भी। तो देखिए वो मेन इशू था कि भी हम इलाज नहीं करवा सकते, तो जब हॉस्पिटल में जाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के बच्चों को ट्रीट किया जाए और बुज़ुर्गों को भी। क्योंकि मैं देखती हूँ जब हम विज़िट करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो लाइनें लगी होती हैं, कोई पुरसे हाल नहीं है, तो बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल होना चाहिए कुछ। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं यकीनन अपने नाजरीन से और अपनी हुकूमत को भी कहूँगा कि 2 चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए। एक तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि बज़ाहिर हुकूमत की मतलब एक ख़जाने से पैसा ज़रूर जा रहा होगा, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड रेवेन्यू की सूरत में आएगा वो अरबों डॉलर की सूरत में होगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा जब इंसान होता है तो वो एक लीडर होता है, एक विजनरी माइंड सेट होता है उसका, और फिर हमारे मुल्क से गुर्बत भी ख़त्म होगी और आप देखिएगा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार भी होगा। तो क्या हमारी हुकूमत को ये नहीं समझ में आती है कि अगर हम एजुकेशन फ्री कर दें, बज़ाहिर उनको कितना अरबों रुपए लगेंगे, हुकूमत के बजट से जाएगा, लेकिन आप एक पढ़ा लिखा मुआशरा तरतीब दे रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी बदल रहे होंगे। यकीनन जब वो दुनिया में कहीं भी काम कर रहे होंगे, कारोबार कर रहे होंगे, एक तो गुर्बत कम होगी, दूसरा वो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा और लोगों को भी रोज़गार दे रहा होगा। उससे हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हुकूमत को चाहिए कि एजुकेशन फॉर एवरीवन जो है वो फ्री होना चाहिए। साथ में जो आपने एक बात कही कि हेल्थ जो है वो भी फ्री होनी चाहिए। तो इस
तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ इस पर हमें कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, ताकि लोग जाएं और अपना इलाज करवाएं। एजुकेशन हर एक के लिए होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, तो फिर आप देखिएगा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा। और इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा, हुकूमत के साथ साथ हमारे वो जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आप ऐसी NGOs पे लगाएं, ऐसे इदारों पे लगाएं जो लोगों को लेके चल रहे हैं, मुआशरे में जो है अच्छाई लेकर आ रहे हैं, बेहतरी लेकर आ रहे हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर को भी चाहिए कि वो कुछ अपना आमदनी का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो ऐसी NGOs पे, हमारे मुआशरे पे, हमारी सोसाइटी पे इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द के जो कच्ची आबादी है उन पे खर्च करें, उनको रोज़गार दें, उनको स्किल्ड करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम कर सकते हैं जिससे हमारा मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, एक अच्छी मस्बत तब्दीली आ सकती है। जी कोकी क्या कहेंगे? मैं भी आपसे चाहूँगा कि जो हमने बातें की हैं इस पर आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, इंक्लूड। और भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की है कि वाकई में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज़रूरत नहीं, मतलब 50% है, 50% ऑफ कर दे हर प्राइस को। जी बिल्कुल। और सीनियर सिटीजन के बारे में यही बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे ऐसे इदारों में, ऐसे हाउसेस में, यू मस्ट, आप लोग अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए शुक्रगुजारी करो कि जो भी उन्होंने आप लोगों के लिए किया है। You must always be grateful for all your elders did and all your parents did. And for the children also, you must be grateful for all your parents did. जी बिल्कुल। बच्चों के लिए भी यही है कि आप अपने वालिदैन का शुक्र करें और बच्चों के लिए कि आप अपने वालिदैन का शुक्रिया करें। जी बिल्कुल, कुकी ने अच्छा कहा। एक चीज़ बड़ी अच्छी कुकी ने कही है, मैं समझता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन फ्री हो, चले जी एजुकेशन फ्री ना भी हो, जो लोग फीस दे सकते हैं वो दें, जो ना दे सकते उनके लिए फ्री कर दें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मौजूद होना चाहिए कि भाई ठीक है, जो साहिब हैसियत हैं वो अपनी फ़ीस दे सकते हैं, बिल्कुल दें। और निज़ाम जो निसाब हमारा जो है तालीम का वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ जो बच्चे कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, एक तरफ O लेवल, A लेवल और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल। इनकी अगर हम एजुकेशन में देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे हमारे में तफरीक पैदा होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो तालीम का जो निज़ाम है इसको एक करें, इसको बेहतर करें और जो फ़ीस दे सकते हैं वो दें, अदरवाइज़ जो ना दे सकते हैं और उनके लिए फ्री की जाए। और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं उनके लिए भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ठीक है फ़ीस लें, लेकिन कुछ परसेंटेज आप ऐसा भी रखें जो फ़ीस ना दे सकता और वो अपने बच्चे को प्राइवेट तालीम देना चाहता हो तो उसको भी आप कॉम्प्लीमेंट्री दें। 10%, 20% का शेयर आप उसमें रखें, ताकि गरीब का बच्चा भी जो है उस स्कूल में तालीम हासिल कर सके जहाँ एक अमीर का बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा डिस्कस करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि मुआशरे में बेहतरी कैसे आ सकती है। तो हम अपने आइडियाज़ सामने लेकर आ रहे होते हैं, आप उस पर कितना अमल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हैं। हमारी सजेशन हुकूमत के लिए भी होती है, आम कॉरपोरेट सेक्टर के लिए होती है, हमारे नाजरीन को भी हम पॉजिटिव सोच देते हैं कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें, मस्बत सोचें, आगे बढ़ें, कुछ करने की जुस्तजू पैदा करें। आपकी किस्मत ख़राब नहीं होती, बल्कि हमारी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब आप सोच को बेहतर करते हैं, मुसलसल जदोजहद करते हैं, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है, फिर आप किस्मत बदल सकते हैं अपनी। मैं ये कहूँगा। जी सिस्टर फजीलत, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपका बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए और तालीमी मेयार एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये O लेवल, A लेवल का हो गया और डिवीज़न हो गई। पहले एक ही सिलेबस होता था सारे स्कूल्स में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के थे चाहे वो गवर्नमेंट के। तो ये नहीं होना चाहिए, फिर वो एहसास कमतरी काफ़ी आ जाती है। फिर जो साहिब हैसियत नहीं है वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होते। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तालीम मेयार एक ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी सिस्टर, मैं आपकी तरफ चलता हूँ कि बच्चों की जो खुराक होती है, फूड होता है, वो किस तरह आप बच्चों को सर्व करती हैं, कैसे हाइजीनिक होता है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। जी, ये एक्चुअली हमारे जो लोग हैं, हमने जैसे अभी कुकी भी बता रही थी कि मैनेजमेंट है,
तो ये हमारे फूड का भी हमारा पूरा मेन्यू बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारी अलग अलग डिसीज़ होती है, तो उसको सामने रखते हुए तो हमने उनका पूरा शेड्यूल बनाया है कि इनके खाने में हमने क्या क्या इनको देना है, और उसी के हिसाब से जो डॉक्टर हैं वो भी वो रेकमेंड करते हैं कि इनको जो दूध है, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको कैसे पॉरिज देना है, दोपहर में उनको क्या देना है, शाम में इनको क्या देना है। तो ये सारा हमने मेन्यू उनका बनाया हुआ, फूड का भी, न्यूट्रिशन का सारा, जी सारा ये हमने न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आपके जी पास? ये सारे हमारे पास है। और फिर हम बैठते हैं, अभी मेरी पिछले हफ्ते उनके साथ मीटिंग हुई थी कि बच्चों को जो जैसे आटा है ना, तो उसमें थोड़ा चक्की का भी आटा मिलाना है, वाइट फ्लावर मिलाना है, मिल्क, बटर, ये सब मिला के, ताकि बच्चों की जो रोटी है उसमें कोई गिज़ाइयत हो और उसमें कोई विटामिन्स हो, मिनरल हो, जी ये सारी चीज़ें उसमें अफादियत हो, ताकि बच्चा जब खाए तो उसको भी कोई नरिशमेंट उससे हासिल हो। जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इवन के डॉक्टर है हमारे पास, 2 डॉक्टर हैं, वो भी इसको हमें हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि इनके अगर कई बच्चे हैं वो नहीं इसको डाइजेस्ट कर सकते, तो फिर उनके लिए हम चेंज कर देते हैं, मेन्यू चेंज कर देते हैं, ताकि वो स्लो से ऊपर की तरफ आए। और ये सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह बच्चों को आप जो है वो जो है फूड सप्लाई करती हैं, और ख़ास तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट जैसा आपने जी। कहा कि आप देखते हैं कि बच्चा कौन सी ग़िज़ा किस तरह ले सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी भी अपनी सेहत का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकता होगा, जहाँ इस दारुल सुकून के अंदर मैं कहता हूँ कि लोगों को, बच्चों का, बड़ों का, जो हमारी बच्चियाँ हैं वहाँ पर है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप काम कर रही हैं, और हमारी सपोर्ट, हमारी चैनल की सपोर्ट, हमारे प्रोग्राम की सपोर्ट आपके साथ है, और कोशिश मैं भी करूँगा गाय बगाए आपके सेंटर आऊँ, और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकती है हम करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा ये है, यकीनन हमारे नाजरीन देख रहे होंगे। तो सिस्टर फजीलत, मैं चाहूँगा कि अगर कोई डोनेट करना चाहे, क्योंकि हमारा शो जो है पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें, डोनेशन किस तरह हो सकती है, आपकी वेबसाइट कौन सी है, अकाउंट्स कैसे हैं, और फंड जो है वो किस तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के ज़कात और भी जितने किस्म के डोनेशन होती हैं, क्या सब आप लेते हैं, या किसी पे आपकी है कि नहीं इस किस्म का डोनेशन आप नहीं लेते? तो मैं कहूँगा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। जी, डोनेशन क्योंकि चैरिटेबल इदारा है और बिल्कुल। नॉन प्रॉफिटेबल है, जी। तो कम्प्लीटली डोनेशन पे ही चलता है, और डोनेशन हम हर किस्म की एक्सेप्ट करते हैं, और ज़कात भी शरई तौर पर, क्योंकि ज़्यादा 85% हमारे पास मुस्लिम हैं बच्चे, तो इसलिए ज़कात भी लेते हैं। ज़कात भी जी, हम बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं, और इन काइंड ऑल्सो, जैसे राशन है, घी, दूध, मिल्क वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और सबसे बड़े ज़्यादा अखराजात जिस पे आते हैं हमारे, वो है पैम्पर्स, बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, और मेडिसिन्स हैं। और जो ओल्ड एज है वहाँ भी पैम्पर्स जी वगैरह जी, की वहाँ जरूरत पे पड़ती भी है? जी। एल्डर्स के लिए भी पैम्पर इस्तेमाल होते हैं, बच्चों के लिए भी, मतलब जितनी भी हमारी ब्रांचेस, सिवाय लेमोजोम जहाँ पे बच्ची हैं उसके, बाकी जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं या हेड्स हैं, वहाँ पे पैम्पर्स हैं। फिर दूसरे अखराज मेडिसिन वगैरह पे हॉस्पिटल, क्योंकि हम आगा खान हैं, इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इनको बच्चों को लेके जाते हैं अगर नीड होती है तो। क्या बात आपने की। और मैं नाजरीन को कहूँगा कि आप भी अपने हिस्से का शेयर जो है ना, वो कहते हैं ना, अपने हिस्से का अगर आप दिया जलाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा दिया हो चाहे बड़ा दिया हो, कम पैसे हो, जो भी आप डोनेट करना चाहें, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो एक्सपायरी हो कि आप सोचें कि हमारे काम की नहीं तो हम वहाँ दे जी, जी। दें, तो ऐसा ना कीजिएगा। कोशिश करें कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें उम्मीद है कि जब हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो दारुल सुकून में जो है लोग डोनेशन दे रहे होंगे, चाहे उनके नए कपड़े हों, पैम्पर्स हो, व्हाटएवर कोई भी चीज़ हो, तो आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं। फिज़िकली जाकर कश्मीर रोड पे इनका सेंटर मौजूद है, एम.ए. रोड पर जो है इनका सेंटर मौजूद है, हेड ऑफिस मौजूद है, राशिदाबाद जो टंडोलियार के पास है वहाँ पे इनका सेंटर है। आप जितना ज़्यादा डोनेशन देंगे इतने ज़्यादा सेंटर्स बन सकते हैं, इतना ही ज़्यादा उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। लास्ट में मैं चाहूँगा सिस्टर फजीलत, अगर हमारे नाजरीन को कोई आप आज मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें कि आज जिस मकाम पे आप हैं
वो अपने वालिदैन की वजह से हैं। उन माँ बाप ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं आपके लिए। तो आज आपकी बारी है कि आप अपने वालिदैन की, क्योंकि ये सेकंड चाइल्डहुड है। जब आप छोटे थे तो वालिदैन ने आपको लुक आफ्टर किया, तभी आपकी बारी है कि आप लुक आफ्टर करें। बेशक अगर आप घर पे नहीं कर सकते तो जो वालिदैन अगर आपके हयात नहीं हैं, जो सीनियर सिटीज़न में हैं, आप वहाँ पे आए, उनको विज़िट करें। क्योंकि हम तो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि माँओं की जन्नतें और बाप की शफ़क़तें हमारे पास हैं जो हम अवेल करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, हयात हैं, तो कदर करना सीखिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सिस्टर फजीलत इनायत कि अपने पेरेंट्स की जो है वो आप ख्याल करें। उनका जितना आप ख्याल करेंगे उतना ही आपको उसका रिज़ल्ट दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा इंसानियत से प्यार करना सीखें। जी कुकी, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? मैं यही मैसेज कहना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को याद करें, और ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को ना भूलें। और जैसे भाई ने बताया कि आप लोग कुछ ना कुछ ला सकते, आप अपनी मर्जी से भी ला सकते, चाहे 5 रुपया, चाहे 1 बिस्किट हो, चाहे दाना चावल हो, हम बहुत खुश होंगे। आप जो भी ला सकते एंड प्लीज़ हम बहुत खुश होंगे कि आप आए दारुल सुकून, विजिट करें। विजिट से ही पता चलता है दारुल सुकून क्या है। तो प्लीज़ कम एंड विजिट एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम एट दारुल सुकून। बहुत अच्छा मैसेज दिया कुकी ने कि आप डोनेशन भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप दारुल सुकून का जो ना विज़िट ज़रूर करें, तो आपकी ज़िंदगी की अहमियत के बारे में आपको पता चलेगा। जी सिस्टर शकीला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मेरा तो मैसेज ये है कि ये दारुल सुकून सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका है। तो प्लीज़ हमारे साथ खड़े हों, हमारे इदारे में आएँ। ये हमारा नहीं, हम सबका है। जैसे हमारी हुकूमत हमारे साथ ताउन करती है, हमें रिस्पेक्ट देती है, इसी तरह आप भी दो कि अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकते, बच्चों को, तो एटलीस्ट इधर आए और हमारे साथ खड़े हों। और इनको लुक आफ्टर करने के लिए देखिए खुदा ने बहुत सारे ज़रिए बनाए। जी बिल्कुल। तो आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें और हम सब ने मिल के दारुल सुकून को, इस तरह दूसरे भी बहुत सारे इदारे, हम सब ने मिल के अपनी खिदमत का काम करना है। जी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच। कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं। अब वो दिया कितना छोटा है कितना बड़ा है ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जो भी माली पोजीशन हो, हैसियत हो, उसके हिसाब से आप दें। अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट आप दारुल सुकून का विज़िट करें। तो मैं समझता हूँ ये भी एक नेकी में शुमार होगा। आखिर में मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्पेशली कुकी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। जी मैं ज़रूर आऊँगा। एंड देन सिस्टर फजीलत इनायत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम थैंक यू, दिया। आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और इस चैनल को और ज़्यादा तरक्की बख्शे। आमीन। एंड देन सिस्टर शकीला, आपका बहुत Thank you शुक्रिया so कि much, आपने हमें कीमती वक्त बहुत दिया। अच्छा लगा, आपने हमारे बारे में सोचा, हमें लेकर आए और ताकि हम दूसरों को भी अवेयर कर सकें। जी बिल्कुल। थैंक यू। तो God आज bless के you and Thank God you. bless your whole channel and your Team. whole team. थैंक यू जी। पूरी टीम और के लिए, सुहेल पूरी राना चैनल भाई के लिए बहुत सारी दुआएं दी इन्होंने। आखिर में आज के शो को मैं सम अप करना चाहूँगा तो मैं आखिर में यही कहूँगा, ये जो खिदमत खल्क होती है ये एक शोबा नहीं है बल्कि एक इबादत है। दारुल सुकून की टीम जिस मेहनत और खुलूस से बच्चों, खुसूसी अफराद, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर रही हैं, वो हम सब के लिए एक रोशन मिसाल है। इसके साथ हमें ताउन करना चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट नाजरीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। रही ज़िंदगी तो कल फिर दोबारा आपके सामने नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आखिर में चलते हैं काशिफ की तरफ, क्या वो हमें क्या सुना रहे हैं? जी एक बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा है PTV का, जो कि हबीब वली मोहम्मद साहब और अफशा अहमद का था। क्या बात है। बहुत कम लोग गाते हैं ये। जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश इरशाद। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, रोशन रक्षा नैयरो ताबा
पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, जब तक बाकी जहान रहे, रोशन रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शाद रहे, आज़ाद रहे, शाद रहे, आज़ाद रहे। आँखें हो ख्वाबों से रोशन, सीनों में ईमान रहे। आँखें हो ख्वाबों से रोशन, सीनों में ईमान रहे। रोशन रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, जब तक बाकी जहान रहे। रोशन रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे। थैंक यू।